ओके जी, तो अगर मेरे पास कोई सवाल आया था म्यूट करने के हवाले से, मैं म्यूट उमूमन स्टूडेंट्स को उस वक्त करता हूँ जब मुझे लगता है कि उनका माइक ओपन है और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनके सराउंडिंग की आवाज़ जो है दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। मेरे सराउंडिंग की आवाज़ को डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने तो बात करनी है ना, मैं तो माइक नहीं ऑफ कर सकता। तो अब आप चूँकि जब आपने बात सुननी होती है और मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग की वॉइसेस डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फिर आप अगर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे होते तो मैं यहीं से माइक ऑफ कर देता हूँ। आगे जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स की। एक हम क्लोनिडीन के ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे थे। ये 4 लेयर पेज है, ठीक है जी। इसको हम इतना ही देख लेते हैं कि ये पेज है। 7 डेज तक ये कंटिन्यूस रेट, कांस्टेंट रेट पे ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करता रहता है, ठीक जी। कंडीशन इसकी क्या है? जनरली अप्लाई किया जाता है हेयरलेस पे या शेविन एरिया ऑफ अपर आर्म और टोर्सो पे। फेंटानिल ड्यूराजेसिक के नाम से ये भी पेज आता है फेंटानिल का। ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम में प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस 72 आवर सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ पोटेंट ऑक्वाइड एनाल्जेसिक। 72 आवर जी। अदरवाइज अगर ओरली बात की जाए तो ये फ्रिक्वेंट इसकी डोजेज चाहिए होती हैं। ज़्यादातर फेंटानिल जो है वो आईसीयू के केसेस में रिक्वायर्ड होती है एज एन ऑक्वाइड एनाल्जेसिक आईसीयू में। तो वहाँ या तो ये पेरेंटली आईवी इन्फ्यूजन के तहत चल रही होती है। इसके अलावा अगर पोस्ट सर्जरी की जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्वाइड एनाल्जेसिक्स देना है, पेन रिलीफ प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पर पेचेस भी दिए जा सकते हैं फेंटानिल के। राइट जी। तो 72 आवर्स तक इसकी कांस्टेंट रिलीज प्रोवाइड करता है। क्रोनिक पेन के पेशेंट्स में इंडिकेट किया जाता है क्रोनिक पेन यानी कि बहुत ही सीवियर किस्म का और कंटिन्यूस रहने वाला पेन, जैसे कि कैंसर का जो पेन है, ऐसे पेन। ठीक जी। देन हमारे पास निकोटीन के पेचेस जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं एज एन एड टू स्मोकिंग सेसेशन। ठीक है जी। और बहुत सारी फार्मूलेशंस, बहुत सारे डिज़ाइंस निकोटीन के भी और पेंटानिल के भी, एस्ट्राडायोल के भी, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के मार्केट में मौजूद हैं। ठीक जी। तो यहाँ तक हमारा टॉपिकल और ट्रांसडर्मल होता है क्लोज। तो यहाँ बताइए किसी का भी सवाल है तो, जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ इस सेशन के। अच्छा जी। तो प्रीवियस सेशन में कोई है सवाल किसी का? जी भाई, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल किसी का?
जी भाई कंफर्म करते हैं, आवाज आ रही है? ये आवाज कंटिन्यू पहुंच रही है आप तक? Yes, sir. थैंक यू। तो नाउ ऑफ्थेल्मिक नेजल एंड ओटिक प्रिपरेशंस। वंस अगेन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि टॉपिकल और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मैंने आपको इंतहाई शॉर्ट करके पढ़ाया है, ठीक है जी। और इसी तरह से ऑफ्थेल्मिक नेजल एंड ओटिक प्रिपरेशंस भी बिल्कुल शॉर्ट करके ही रखा गया है, इसलिए कोई ये कमेंट ना दे मेहरबानी करके कि ये ज़्यादा हो गया है या ये ज़्यादा है। जितना ये होना चाहिए उसका ये 25% है अराउंड सिर्फ। ओके, तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस इंटेंडेड है फॉर इंट्राओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राओक्यूलर की टर्म यूज की जाती है जब इनटू द आई, ठीक है, आँख में के लिए इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ है, आँख में इंसर्ट की जाने वाली जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्राओक्यूलर टर्म किया जाता है। तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस इंट्राओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस यूज की जाती हैं टू ट्रीट एलर्जीज, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, ग्लूकोमा और इसके साथ साथ और कई किस्म की कंडीशंस। ठीक जी, वो कंडीशंस जबकि आँख का जो अपना जो नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो कंप्रोमाइज्ड हुआ होता है, जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की सूरतों में। ठीक है जी, उस वक्त ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन यूटिलाइज की जा सकती है। किस किस फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है? सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, ऑइंटमेंट फॉर्म में यूटिलाइज की जा सकती है। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, इनमें सबसे जो कॉमन या ज़्यादा यूटिलाइज की जाने वाली फॉर्मुलेशन है वो है सॉल्यूशन। चलें जी, चैलेंजेस बताइए। एक चैलेंजेस पढ़ के थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए मुझे। अलवीना अहमद, अलवीना अहमद अगर सुन रही हो मुझे तो। बासिल बिन आतिफ, बासिल बिन आतिफ आप मौजूद हैं इधर? बासिल भाई आप यहाँ क्यों हो? वाई आ गई है? आप बराए मेहरबानी सेशन छोड़ देना, क्यों अपने आप को तकलीफ देना। कि अलवीना, अलवीना वाई आर यू हियर? ओके, ओके जी। महा फातिमा, यस सर। ये नंबर पहला जो चैलेंज लिखा हुआ है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी आपने मेरा सवाल सुना था? महा फातिमा आपने सवाल सुना मेरा भाई?
जी सर, सवाल पढ़ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं बेटा, सिर्फ चंद एक बातें लिखी हुई हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से कि ये चैलेंजेस हैं ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन में, क्योंकि उसकी जो एनाटॉमी है आई की वो ज़रा कम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया अवेलेबल है वो सरफेस एरिया भी कम अवेलेबल है, राइट जी। जैसे स्किन, अगर हम ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस भी हमारे पास टॉपिकल प्रिपरेशंस में ही आती हैं, तो मेन जो इसकी कैटेगरी है वो टॉपिकल की कैटेगरी है ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस की। अगर हम उससे कंपेयर करें तो इतना बड़ा सरफेस एरिया स्किन का मौजूद होता है जहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती हो, जबकि आई में इतना ज़्यादा सरफेस एरिया मौजूद नहीं होता एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी लो होना भी एक प्रॉब्लम है। कॉर्निया की लिपोफिलिसिटी, जो कि ड्रग के साथ ड्रग की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड हैं ये चीज़ें, उनकी लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी। आई में होने वाला मेटाबॉलिज्म और एंजाइमोलाइसिस, एंजाइम्स भी आई फ्लूइड में एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो एंजाइम्स जो है वो ड्रग को तोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ड्रग की बॉन्डिंग विद द प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि मौजूद होते हैं टीयर फ्लूइड में, टीयर फ्लूइड में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उन प्रोटीन्स के साथ ड्रग्स की बॉन्डिंग हो जाती है। जब वो बॉन्डिंग हो जाती है तो ड्रग एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे फिर मौजूद नहीं रहती, ताकि वो अपना अफेक्ट कर सके। अच्छा, दूसरा एक और चैलेंज क्या है, वो है आई का डिफेंस मैकेनिज्म। आई का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? टीयर फॉर्मेशन, ब्लिंकिंग एंड फ्लो ऑफ द सब्सटेंस थ्रू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब हमने आई में कोई ड्रग आई ड्रॉप के तहत डाली, आई में अगर टीयर फॉर्मेशन बन गई तो टीयर फॉर्मेशन होगी तो टीयर्स कहाँ जाएंगे? टीयर्स फ्लो आउट करेंगे आई से, और नेज़ोलैक्रिमल जो डक्ट है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, उसमें भी फ्लो करेंगे। जब उसमें फ्लो करेंगे तो ड्रग कहाँ चली जाएगी? वो फिर आई में तो नहीं रहेगी, राइट जी। इसी तरह से ब्लिंकिंग और दूसरे सब्सटेंसेस जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से आगे होते हैं वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं आई के लिए, और ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एज अ चैलेंज के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी। इसके साथ साथ कंजक्टिवल जो सेक है, यानी कि जो ये आई बॉल है हमारा, इसमें जो एरिया मौजूद है, ये सेक इटसेल्फ भी इसकी कैपेसिटी जो है वो कम है। अच्छा, ये भाई बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है काफ़ी पेस्ट के दौरान। इसलिए कहते हैं काफ़ी पेस्ट में करनी चाहिए एहतियात। और कल आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने इस पर इतना अजीम काम किया है क्विज के दौरान, कि क्विज में एक क्वेश्चन था कि सस्पेंशन के क्या रीज़न है, सस्पेंशन के क्या रीजन है, ऐसा कोई सवाल था। यस सर था। अब उसके लोगों ने क्या जवाब लिखे हैं? स्कूल से अगर किसी स्टूडेंट को सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड स्कूल से, उसके क्या रीजन है? अगर किसी ऑफिस से किसी एम्प्लॉई को उसकी जॉब टर्मिनेट कर की जाती है या उसको सस्पेंड किया जाता है, ये इस तरह की बात है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा तो उससे क्या रीजन है, ये जवाब लिखे हुए हैं उसमें। यानी कि इतनी अंधी कॉपी पेस्टिंग मारी है, इतनी अंधी, इतनी ब्लाइंड कॉपी पेस्ट। नेट से उठा के जवाब लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये भी नहीं देखा कि ये इसकी क्या कैटेगरी क्या है, कहाँ की बात है, क्या है। कोई कम से कम मैं कुछ सेकंड लगा के इसको पढ़ के तो देख लूँ। यार कोई खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को भाई, और आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फिर आप क्या करोगे अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर क्या होगा आपके साथ। और ये आपके अपने जो है वो करतूतों की वजह से होगा भाई, आपके अपने इस तरह की एटीट्यूड की वजह से होगा।
यानी कि इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। डोजेज फार्म के क्विज में ये पूछा गया कि सस्पेंशन के रीजंस बताइए, और स्टूडेंट ने स्कूल से स्टूडेंट की होने वाली सस्पेंशन के रीजंस लिखे, या एक एम्प्लॉय के अपनी जॉब से होने वाली सस्पेंशन के रीजंस लिखे। आप मुझे बताइए कि यार ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम है या फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सोचने का मकाम है। थर्टी 38% एक्यूरेसी है। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग एक हफ्ता पढ़ेंगे तो पता नहीं कौन से पहाड़ सर कर लेंगे। आज पढ़ के आज क्विज देते हैं तो नहीं होते, मार्क्स नहीं आते जी। हम कुछ दिन पढ़ के देंगे। कितने दिन पढ़ा है आपने? लास्ट वीक वेडनेसडे को क्लास हुई है, वेडनेसडे को क्विज नहीं हुआ, राइट जी। तो ट्यूसडे को सपोज कर लें तो एक हफ्ते के बाद क्विज हुआ है। 38% एक्यूरेसी है। आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि आप 50% से अबव मार्क्स लेंगे एग्जाम में। तो अगर आप ये रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में और ईमानदारी से अगर आप अपना अपना तजिया करें तो आप मुझे बताइए कि क्या आप ले सकेंगे 50% से अबव मार्क्स लेने की पोजीशन में हैं आप? मेरा तो नहीं ख्याल है भाई कि ऐसा होना चाहिए। मैं तो एग्जामिनेशन वालों से अगर मैंने देखा कि किसी स्टूडेंट की ऑब्जेक्टिव में, सिवाय चंद के स्टूडेंट्स के अगर ऑब्जेक्टिव में 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैं एग्जामिनेशन वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ज़रा दोबारा चेक करो भाई, ये दोबारा चेक कर दो। या तो ये बेसिक कॉपी पेस्टिंग मार ली है इसने कि इसने शायद यही सोच रखा था, अदरवाइज तो कोई चांस प्रैक्टिकली प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं की जा सकती कि इस पोजीशन में अब 50% तक भी कोई पहुंचेगा, 50% तक भी, सिवाय चंद एक स्टूडेंट, सिवाय चंद एक स्टूडेंट, हार्डली 3 स्टूडेंट की, शायद 3 स्टूडेंट्स के अलावा कोई 50% पे नहीं पहुंचने वाला इस पोजीशन पे। इसलिए मेरे से आके कोई गिला न करे। आप लोगों को मैंने आपकी अपनी पिक्चर यहाँ पे दिखा दी है कि जी ये पिक्चर है आपकी, ये आईना है, इसमें देख लो कि जब एग्जाम दोगे तो ये होगा। इस आईने में आपको देख लेना चाहिए कि आप अपने लिए क्या रिजल्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। इसलिए अगर चीज़ें अभी भी आपके कंट्रोल में हैं तो अपने पेपर्स की चॉइसेस जो है वो देख लो कि अब आपको अपने अपने कोर्सेज की चॉइस क्या रखनी चाहिए। डोजेज फार्म के आईने में आप 50% से ज़्यादा की मुस्तहिक ही नहीं हो किसी तरह से। मुस्तहिक से आई मीन कि आप उसको ले ही नहीं पा रहे हो 50% से ज़्यादा। जब ले ही नहीं पा रहे तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगे, ऑब्वियसली फेल हो जाओगे। और डिस्क्रिप्टिव की भी मैंने आपको पिक्चर दिखा दी। डिस्क्रिप्टिव की स्कूल से सस्पेंड होने वाले स्टूडेंट के रीजन लिखे हुए हैं डोजेज फार्म में। तो खुदा की पनाह मांगूं भाई मैं ऐसे 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 हालात से। ये डिस्क्रिप्टिव की भी आईना आप लोगों के सामने आ गया, तो अब आप इससे फैसला कर लो। अभी भी आपके पास टाइम है भाई। मेरी आपसे सिंसियर एडवाइस है कि ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाई है, इस प्रैक्टिस ने आपको अपना रिजल्ट बता दिया है, और अप्रोक्सीमेटली यही हो जाएगा एग्जामिनेशन में, यही पिक्चर निकल के आएगी। कोई बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो 5 से 6% का चेंज आ जाएगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। अगर एक हफ्ते की प्रिपरेशन पे एक टॉपिक पे अगर 38% एक्यूरेसी है तो भाई हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप अपने लिए कुछ बेहतर कर दो। मेरे से आप ज़बरदस्ती की फेवर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं जो आपको जेन्युइन फेवर्स दे सकता हूँ वो फेवर्स दे सकता हूँ। इसके अलावा किसी तरह की फेवर आपको सिर्फ इस वजह से नहीं मिलेगी कि आपने कोई 7-8 हज़ार रुपये फीस भर दी है तो आप जो है वो नंबर्स के वो हो गए, आपको हकदार हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेक योर डिसीजन वेरी क्लियर। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी चीज़ें जिन लोगों की LMS पे नहीं आई हैं उनके पास टाइम है अपनी चीज़ें
कोर्सेज की चॉइस अपनी देख लें, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, तो ये 30 माइक्रोलीटर्स है, दिस इज नॉट लीटर्स, दिस इज 30 माइक्रोलीटर्स, 30 माइक्रोलीटर्स, तो ml से भी कम, ml से भी कम। 30 माइक्रोलीटर्स टोटल कैपेसिटी है इसकी कंजक्टिवल सेक की, विदाउट ब्लिंकिंग। अगर ब्लिंक की जाए तो ये कैपेसिटी ऑब्वियसली मजीद जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, और तो एक तो लो कैपेसिटी हो गई, इसके साथ साथ अफोर मेंशन डिफेंस मैकेनिज्म्स हो गए, ये सारे जो है वो डिक्रीज कराते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन को ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एडमिट। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा देर तक अपनी उस जगह पर जहाँ से उसको एब्जॉर्ब होना है वहाँ पर स्टे नहीं कर पाता। जब स्टे नहीं कर पाएगा तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए भी यकीनन टाइम चाहिए। जब स्टे नहीं कर पाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म होगा, कैपेसिटी बहुत कम है, आई ब्लिंक करती है, तो इस वजह से ये एज अ चैलेंज के तौर पे काम करता है ऑफ्थेल्मिक प्रोटोकॉल। लेकिन इसके बावजूद एडवांटेज ये है कि अगर आई रिलेटेड डिजीज है, आई रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हमने देनी है तो नॉन इन्वेसिव रूट है, ठीक है जी। पेशेंट्स के लिए टॉलरेंस जो है वो उसकी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर रूट्स, पर्टिकुलरली इन्वेसिव रूट्स। अच्छा जी, ओरल रूट के कंपैरिजन में ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी इक्विवेलेंट या उससे बेहतर, ज़्यादातर केसेस में तकरीबन इक्विवेलेंट बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है व्हेन वी स्पीक अबाउट आई रिलेटेड डिजीजेस। जो आईज की जो लोकल वायरल इन्फेक्शन होगा, कोई इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसको ट्रीट करने के लिए इक्वल बायो अवेलेबिलिटी मिल जाती है कंपेयर टू ओरल रूट। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम हो रही है, चलिए। अब अगर भाई किसी की नेट प्रॉब्लम है, स्पीकर प्रॉब्लम है, माइक प्रॉब्लम है, तो आप यकीन जानिए कि इस सारी चीज़ों के नताइज आपके एग्जामिनेशन में जाके उसको इम्पेक्ट करेंगे ना। मेरी सेहत पे उससे क्या असर पड़ता है? मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला अगर आपका नेट खराब है, आपका माइक खराब है या आपके स्पीकर्स खराब है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस स्टडी का चल रहा है आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आपको उसका फ़ायदा नहीं है तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, लाजमी आएगा, नज़र आएगी चीज़ें। ऐसा हो नहीं सकता कि चीज़ों के इम्पेक्ट ना आए। ओके जी, तो कल हमने बात की थी कि हम जो है वो कंपनसेट करेंगे, जो हमारा एक लेक्चर मिस हो गया है उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन ये कि अब हम उसको नहीं करेंगे कंपनसेट, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही उसको करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक में हमारा कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे। उसके बाद आप बताइए कि आपको ईद के बाद वाला जो वीक है उसमें क्विज करना है या नहीं करना है, आपकी अपनी मर्जी है भाई। अब यस सर, करना है। यस सर, क्विज करना है। ओके ओके, तो यानी कि ईद के बाद वाले वीक में, फिर ईद वाले वीक में क्विज में आपका नहीं ले रहा था कि आप क्विज थोड़ा ईद पे ध्यान दे सकें, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप सारा ही ध्यान जो है वो अपने ईद पे दे दें। आपको अपने ऑब्वियसली स्टडीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते रहेंगे, उन पे ध्यान आपने रखना है। तो अभी तक के लिए जो नेक्स्ट क्विज का टॉपिक है वो है टॉपिकल और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है जी, जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे आपके पास तो मैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, पॉसिबल है कि मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दूँ टॉपिक्स को। ठीक है जी, और ये है कि भाई इसको पर्टिकुलरली जो लोग 50% से बिलो रिजल्ट उठा रहे हैं उन लोगों को ज़रा सीरियस हो जाना चाहिए अब इस मामले में। अगर सीरियस नहीं है तो मेरी तरफ से आपको बिल्कुल सीधा और वाज़ेह किस्म का जवाब है कि मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा
कि मैं आपको कि आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दूंगा किसी को भी। इसलिए अपनी मेहनत आप पे थे, जो भी होगा 100 मार्क्स भी होंगे तो वो आपके आकालाल के अपने होंगे, और अगर 50 होंगे तो वो भी आपके अपने होंगे। ठीक है जी। नहीं तो आई ड्रॉप्स, आप लिक्विड ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस में हमारे पास लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, सेमी सॉलिड्स हैं। लिक्विड ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस में हमारे पास एक आई ड्रॉप्स हैं। तो आई ड्रॉप्स जनरल टर्म है तकरीबन हर उस फार्मूलेशन के लिए जो कि ड्रॉप की फॉर्म में आई में स्टिल की जा रही होगी। ठीक है जी। क्या बात कर रहा था मैं? ओके, तो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में सस्पेंशंस भी जारी होती हैं, इमल्जेंस भी जारी होती हैं, सॉल्यूशंस भी जारी होती हैं। सॉल्यूशंस, इमल्जेंस, सस्पेंशंस तीनों जो है वो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में अप्लाई की जा सकती हैं। ओके जी। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, एक इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और अगर मल्टी यूज़ पैकेजिंग है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ की जानी है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी शामिल किए जाते हैं लास्ट में। अगर सिंगल यूज़ प्रोडक्ट है, सिंगल यूज़ पैकेजिंग है कि एक मरतबा इस्तेमाल किया, अब अगर पीछे जो भी बचा उसको डिस्कार्ड कर देना है, या उसमें प्रोडक्ट है इतनी कि वो सिर्फ एक मरतबा यूज़ होगी, देन प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मल्टी यूज़ पैकेजिंग में प्रिजर्वेटिव्स लाजमन यूज़ किए जाने चाहिए, क्योंकि ये ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस में। ठीक है जी। दिस फॉर्म्स आर स्टेराइल इन आइसोटोनिक। स्टेराइल से हमें पता है, आई होप कि माइक्रोबायोलॉजी सेकंड ईयर में होती है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ी है जी। स्टेराइल का मतलब समझते हैं ना सब? तो स्टेराइल यानी कि जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है वो किसी तरह की भी ना हुई भी हो, बिल्कुल किसी तरह की प्रेजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ना हो, उसमें बैक्टीरिया वगैरह की प्रेजेंस उसमें ना हो। और आइसोटोनिक से भी मीन के जो टोनिसिटी है, जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है आइस के अपने फ्लूइड की, आइस के सेल्स वगैरह की, उसके साथ उसकी टोनिसिटी जो है वो मैच करती है। अगर टोनिसिटी मैच नहीं करेगी तो वो सेल्स की स्वेलिंग करा सकती है, लिक्विड ड्रॉप्स सॉल्यूशंस हमारे, या ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस, या उसको श्रिंक करा सकती है। ठीक है। ऑप्टिमम पीएच कितनी होनी चाहिए आई ड्रॉप्स के लिए? उतनी होनी चाहिए जितनी कि टीएल फ्लूइड की है, दैट इज अबाउट 7.4 के अराउंड होनी चाहिए। अगर पीएच वैल्यू जो है 4 से 8 तक की जो रेंज है, अगर इस रेंज से बाहर हो जाती है पीएच वैल्यू आई ड्रॉप्स की, तो उन आई ड्रॉप से पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है और डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। ओके, तो ड्रॉप्स की हमने बात कर ली, देन सॉल्यूशंस। ड्रॉप्स में हमने ये सर यहाँ सर जी जी बोलिए। सर यहाँ से टेयरिंग से मुराद क्या है सर? मतलब यहाँ पे मतलब टेयरिंग इंक्रीज होगी तो उसका उससे क्या रिलेटेड है सर? पीएच से पीएच से उसका क्या रिलेशन है इरिटेशन का? सर आप वो पीछे वाली स्लाइड पे जाएं, जी सबसे नीचे वाली सर पैराग्राफ में जो बताया हुआ है। जी, ये वाला। जी सर। देखिए पीएच चेंज होने की वजह से, पीएच चेंज होने की वजह से जो हमारे आई ड्रॉप्स की पीएच है
उसकी अपनी पीएच अगर 4 से 8 तक की रेंज से बाहर कहीं पे फॉल कर रही है तो या तो वो बेसिसिटी की तरफ चली जाएगी या वो एसिडिटी की तरफ चली जाएगी। दोनों सूरतों में चांसेस ये है कि जो आई ड्रॉप्स, चाहे वो सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो या इमल्जन हो, उसकी केमिकल कंपेटेबिलिटी आई के फ्लूइड के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे आइस में भी एक फ्लूइड मौजूद है। आइस की फ्लूइड के साथ केमिकल कंपेटेबिलिटी नहीं रहेगी ड्यू टू बिग डिफरेंस इन पीएच। जब पीएच का बिग डिफरेंस होगा, केमिकल कंपेटेबिलिटी नहीं होगी तो केमिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जब केमिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो चांसेस इस बात के हैं कि जो ड्रग मौजूद होगी सॉल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट भी हो सकती है, वो उसके क्रिस्टल फॉर्म भी बन सकते हैं। जब उसके क्रिस्टल फॉर्म बन जाएंगे या कोई भी फॉर्म किसी भी तरह से उसकी चेंज हो जाएगी अपनी सॉल्यूशन से, सस्पेंशन से और इमल्जन से, तो वो इरिटेंट बन जाएगी आई के लिए। ठीक है जी। ठीक है सर। तो देन ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन से ड्राफ्ट की हमने बात कर ली कि ड्राफ्ट्स में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्जन तीनों हो सकती है। सॉल्यूशन अलग से हमने सॉल्यूशंस वैसे भी पढ़ रखी हैं, यहाँ पे सिर्फ उनका रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है। ये सॉल्यूशंस के लिए लाजमी है कि ये स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है जी। स्टेराइल होती हैं। एक्वस सॉल्यूशंस ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, क्लेंजिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, आई बॉल्स को रिंस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बाकी उसमें बहुत सारे एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हो, आई की पीएच को रेगुलेट करते हो, या सॉल्यूशन की अपनी जो विस्कोसिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं। ठीक जी। और इन सॉल्यूशंस में प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर सॉल्यूशन मल्टी यूज पैकेजिंग के लिए। तो प्रीवियस स्लाइड में और स्लाइड में तकरीबन सेम ही बातें हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ हमने एक जनरल बात कर ली थी आई ड्रॉप्स की, जिसमें से तीनों चीज़ें आ गई। राइट जी। ऑइंटमेंट्स हमने टॉपिकल डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट्स हमने स्टडी कर रखे हैं। यहाँ पे ये आई के लिए स्पेसिफाइड हो गए हैं ऑइंटमेंट्स। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए, यूजुअली कंसिस्ट करते हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन बेसिस की। ये बेसिस हमें टॉपिकल डोजेज फॉर्म में पढ़नी थी, लेकिन हमने नहीं पढ़ा है, उसको स्किप कर दिया। राइट जी। तो सॉलिड या सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन बेसिस होती हैं, और मैंने आपको ये पढ़ने के लिए कहा था कि ये आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन बेसिस कौन सी यूज़ की जाती हैं? ऐसी यूज़ की जाती हैं जिनका कि सॉफ्टनिंग पॉइंट क्लोज हो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से, यानी कि 37 सेल्सियस से आसपास ये बेसिस जो है वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह की बेसिस यूज़ की जाती हैं आई ऑइंटमेंट में। अदरवाइज क्या होगा कि बिलवी विजन आ जाएगा आइस के ऊपर। अगर सॉफ्ट नहीं होगी, प्रॉपर्ली सॉफ्ट नहीं होगी, तो एक वो सेमी सॉलिड मास की तरह आई में रखी रहेगी, फैली हुई। ओके। आफ्टर अप्लाइंग द ऑइंटमेंट टू द आई, डिकम्पोजेज इनटू स्मॉल ड्रॉप्स। जब क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है आई टेम्परेचर पे, तो जब ऑइंटमेंट को अप्लाई किया जाएगा तो ये मेल्ट होके डिकम्पोज हो जाएगा इनटू स्मॉल ड्रॉप्स। स्मॉल ड्रॉप्स में ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये ड्रॉप्स ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टे कर सकते हैं कंजक्टिवल शेक में। ज़्यादा स्टे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऑइंटमेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी की वजह से जब ये ऑइंटमेंट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे तो उन ड्रॉप्स की भी अपनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए एज कम्पेयर टू सॉल्यूशंस ऑइंटमेंट ज़्यादा देर तक स्टे कर सकता है आई में। ओके जी। और डिसएडवांटेजेस भी इसके कुछ हैं। क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं जी? बिलविंग ऑफ विजन, बिलविंग होगी क्योंकि उसमें बेस शामिल है। राइट जी, बिलविंग हो जाएगी। और इसके साथ साथ कभी कभी इरिटेटिंग इफेक्ट्स भी आ जाते हैं आई के ऊपर। इसी वजह से, बिलविंग विजन की वजह से जो ऑइंटमेंट है उनको रिकमेंड किया जाता है नाइट टाइम एप्लीकेशन के लिए। ठीक है जी। तो कोई सवाल यहाँ तक? नो सर।
अच्छा, आप में से मेहरबानी करके ना कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये मैसेज छोड़े कि मैं इस वक्त डोजेज फार्म की क्लास कर रहा हूँ, तो मैं इस एक वक्त में दो चीज़ें नहीं संभाल सकता। तो अगर किसी को मुझसे कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो क्लास के बाद उसको मिल जाएगा। उनसे कहें कि बग़ैर मेहरबानी डोजेज फार्म की ही क्लास हो रही है, इसलिए आप व्हाट्सएप पे थोड़ा सब्र कर दें। किसको बोल रहे हैं सर? आप जनरली ग्रुप पे छोड़ दो ये बात, जनरली ग्रुप पे छोड़ दो। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा बात, नहीं होगा तो फिर उसको स्पेसिफिकली नाम लेके बताना पड़ेगा। ओके जी, तो ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया। देन इन सिटू जेल्स, तो ये इन सिटू शायद आपके लिए नई टर्म हो। एक टर्म हमारे पास इन वीवो होती है, एक टर्म इन विट्रो होती है, एक एक्स वीवो होती है, जो कि बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। इन वीवो का मतलब इनसाइड द बॉडी और इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द लैब। इन सिटू का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस स्पॉट पर हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ उसी जगह पे जाके अपनी उस डिज़ायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। राइट जी, जैसे कि जो इन सिटू जेल्स हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये विस्कस लिक्विड्स हैं, लेकिन विस्कस लिक्विड्स जब तक ये फार्मूलेशन में है तब तक ये विस्कस लिक्विड्स हैं, विस्कस लिक्विड्स। इनमें एबिलिटी ये है कि जब हमने इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर मिलता है, अगर कोई पीएच चेंज होती है या कोई एप्रोप्रिएट पीएच मिलती है या टेम्परेचर चेंज होता है या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं या कोई और फैक्टर, जब इस फार्मूलेशन को मिलेगा तो ये सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो जाएगा जेल में, सॉल्यूशन टू जेल। इसलिए इस सॉल्यूशन को जिस जगह पर एक्सटर्नल फैक्टर मिलेगा, इन सिटू एक्सटर्नल फैक्टर जिस जगह मिलेगा वहीं ये सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगी जेल में उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो इन सिटू यानी कि ऑन स्पॉट जिस जगह पे वो डिजायर्ड है वहां पर। राइट जी, तो लिक्विड आसानी ये हो जाएगी कि लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे और एडवांटेज ये मिल जाएगा कि वो लिक्विड आई रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की वजह से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा जेल। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? दिस प्रॉपर्टी कॉजेस स्लोइंग ऑफ ड्रग ड्रेनेज फ्रॉम द आई बॉल। आई बॉल से जो ड्रग ड्रेनेज होती है डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से, टीयर फ्लूइड फॉर्मेशन की वजह से, उसको ये स्लो डाउन कर देगा। ठीक जी, एक्टिव इंग्रेडिएंट की बायो अवेलेबिलिटी इसी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, पॉलीमर्स कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो इसको छोड़ दें, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए जो पॉलीमर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स को जब एक्सटर्नल फैक्टर अगर कोई उनका चेंज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ चेंज होने की वजह से सॉल्यूशन जो है वो जेल बन जाता है। राइट जी, अभी तक किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी है? सेवफ्लॉक्सासिन पे हो चुकी है, टिमोलोल पे जो है वो सॉल्यूशन टू लिक्विड जेल या इन सिटू जेल्स जो है वो बनाए जा चुके हैं फ्लुकोनाजोल के लिए, इन सारे प्रोडक्ट्स के। ठीक, इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, बाकी एग्जाम लिस्ट पर। ओके जी, तो कंटेक्ट लेंस कोटेड विद ड्रग्स ये चले जाएंगे हमारे पास सॉलिड ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस में। कंटेक्ट लेंस आप सब लोगों को पता है, सब